हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हमने डिम तक कर लिया था। रूपक का भेद है डिम। हम अब आगे करेंगे BSKC 133 इग्नू BA संस्कृत। इसका नेक्स्ट रूपक का भेद है इहामृग। इहामृग रूपक का वह भेद है जिसमें नायक मृग के समान अलम्ब नायिका को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, इहामृग। इहामृग की व्युत्पत्ति इस प्रकार से की गई है। इहा का मतलब चेष्टा, मृगसेव सित्रिमार्थात यत्तर स इहामृग। आचार्य ने इसके लक्षण दिए हैं, वो हम आगे करेंगे। इहामृग का इतिवृत्त प्रख्यात तथा कल्पित वृत्त का सम्मिश्रण हुआ है दोस्तों। इसकी रचना 4 अंकों में होती है। कुछ आचार्यों ने इहामृग की रचना के लिए एक ही अंगक पर्याप्त माना है। इसे मुख, प्रतिमुख एवं निर्वहन 3 ही संधियाँ इसके अंदर मिलती है। देव तथा मानव दोनों में से कोई भी नायक प्रतिनायक इसमें हो सकता है दोस्तों। यानी कि देव भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है, किसी प्रकार का इसमें नायक हो सकता है इसमें। किंतु वह प्रख्यात तथा उद्दत प्रकृति का होता है। वह उद्दंड टाइप की प्रकृति का होता है जो नायक होता है। प्रतिनायक अनुचित आचरण करने वाला होता है और न चाहते हुए दिव्य स्त्री का अपहरण करके वो इसको अंजाम देता है। इसे श्रृंगार भास की भी अभिव्यंजना करते हुए दिखाया जाता है। इसमें उद्दत प्रकृति के 10 पताका नायक होते हैं दोस्तों, जो दिव्य तथा मानव दोनों में से कोई भी हो सकता है। दिव्य यानी कि देव, मानव को आप लोगों को पता ही है, जो पृथ्वी पर वास करते हैं उनको मानव बोलते हैं। प्रतिनायक का बल युद्ध स्थान में प्रदर्शित कर किसी न किसी बहाने से युद्ध को रोक दिया जाता है और वधयोग जनों का भी वध वर्णित नहीं किया जाता। यानी कि युद्ध में जो लोग वध योग्य का मतलब है जो मरने योग्य है, जो मर गए हैं, उसका क्या है, वर्णन नहीं किया जाता। इसके अंदर कुछ आचार्यों का मत है कि इसमें 6 नायक आवश्यक है जो किसी न किसी से लड़ते झगड़ते हुए चित्रित किए जाते हैं, यानी कि दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है अंगक। रूपक का वह भेद है जिसकी कथावस्तु एक अंगक में ही निबद्ध हो जाती है। यानी कि एक पार्ट में ही उसको दिखलाया जाता है। इसी कारण इसे अंगक बोला जाता है, क्योंकि एक अंगक में ही ये खत्म हो जाती है। कुछ नाट्याचार्य अंगक के स्थान पर उत्कृष्टांक नामक अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि नाटक आदि रूपकों का अंतर्विभाग लगभग सभी आचार्यों ने अंगक के रूप में स्वीकार किया है। उत्कृष्टांक की रचना एक अंगक में होती है जिसमें किसी प्रख्यात को कवि अपनी बुद्धि द्वारा प्रस्तुत करता है। इसमें दिव्य पुरुषों का अभाव होता है। इसके अंदर दोस्तों देव आदि का अभाव होता है। सामान्य पुरुष ही नायक के रूप में चित्रित किया जाता है। नारियों के विलाप का वर्णन प्रचुर मात्रा में होने के कारण करुणरस आंगिक रूप में होता है, क्योंकि नारियों का जो दुख दर्द होता है वो इसमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। इसी कारण इसमें करुण रस यानी कि दया भाव का रस इसमें होता है। मुख तथा निर्वहन दोनों संधियों की योजना अंग को सहित की जाती है। केवल भारतीय वृत्ति का ही विनाश हुआ है। भारतीय वृत्ति के कारण इसमें जयपराजय, युद्ध नियुद्ध आदि वाणी द्वारा ही प्रकाशित किए जाते हैं। यह क्षत्रिय के विलाप से युक्त होता है, जिसे व्याकुल चेष्टाएं तथा निर्वेदप्राय भाषण की अधिकता होती है। इसके उदाहरण के रूप में कौन सा रूपक है, इसमें कुसुम शेख विराज्य को लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कुसुम शेखर विजय। नेक्स्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है परहसन रूपक का वह भेद है जिसमें जैसे कि इसे नाम से हास्य रस की प्रधानता होती है। दुर्त पाखंड आदि चित्रों का चित्रण होता है जिसमें सामाजिकों को आनंद को तो प्राप्त होता है,
लेकिन साथ ही वे लोग इनकी फेर में पड़ने से बच जाते हैं। प्रहसन का इतिवृत्ति कवि कल्पित होता है। इसकी रचना एक अंगक में होती है। इसकी भी रचना दोस्तों एक अंगक में होती है और नायिका कोई अधम प्रकृति का व्यक्ति होता है जिसमें बाण के समान मुख, बाण रूपक का भेद है दोस्तों, जो ऊपर पढ़ाया हमने। निर्वहन 2 संधियों का अंगक सहित होता है। लास्य के 10 अंकों की योजना होती है। इसमें आरभट्टी वृत्ति एवं विस्कंभक और प्रवेशक की योजना नहीं होती। इसमें हास्य रस अंक के रूप में अभिव्यंजित हुआ करता है और हास्य के सीमत हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित तथा अतिहसित 6 प्रकार का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इसमें देखने को मिलते हैं 6 करैक्टर दोस्तों इसके अंदर। कुछ आचार्यों ने प्रहसन को शुद्ध, विकृति एवं संकीर्ण 3 भेद मानते हैं। कुछ आचार्य इसके कौन कौन से? शुद्ध, विकृति एवं संकीर्ण। कुछ आचार्यों ने विकृति को संकीर्ण में ही अनुभूत मानकर शुद्ध तथा संकीर्ण 2 भेद ही स्वीकार किए हैं। किसी ने 2 माने, किसी आचार्य ने 3 माने। जिस प्रहसन में तपस्वी, सन्यासी तथा ब्राह्मण आदि के हास्य, परिहास पूर्ण संवाद, आभूषण तथा अवकृत भाषा और व्यवहार के द्वारा विशेष भावों तथा वस्तु की अभिव्यंजना हो, वह शुद्ध प्रहसन कहलाता है। यानी कि ऋषि मुनियों द्वारा ब्राह्मण के प्रति हास्य प्रसाद हो तो उसको क्या मानते हैं? शुद्ध प्रहसन का मानते हैं। शुद्ध प्रहसन का उदाहरण है दोस्तों कंद प्रकेली, ये एक उदाहरण है। विकृति प्रहसन कामुक, चारण, योद्धा आदि की वेशभूषा का अनुकरण करने वाला नपुंसक, कौंचुकी और तपस्वी आदि पात्रों से युक्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है केली, ये विकृति प्रहसन का उदाहरण है, यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर का उदाहरण है। जिस प्रहसन में वेश्य, वीट, चेट, नपुंसक, विदूषक आदि का चित्रण होता है। असभ्य वेशभूषा, वस्त्र, चेष्टा आदि का अनुकरण किया जाता है असभ्य में। ये था दोस्तों आपका हास्य प्रहसन, इसका भेद था रूपक का। ये दोस्तों जैसे कि लिख रखे निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। डिम इहामृग प्रहसन, इसी तरह एग्जाम में आएगा, 5-5 नंबर के करने होंगे। इसी के साथ अपनी सेकंड यूनिट दोस्तों समाप्त होती है। कुछ इसके शब्द देख लेते हैं। आकर को बोलते श्रेष्ठ, प्रतिपाद को बोलते प्रयोजन, पर्याय का समानार्थक, प्रख्यात का प्रसिद्धि, उक्ति का कथन, इतिवृत्त का कथावस्तु, उत्कृष्ट का उन्नत, आपत्ति का संकट, गणिका का विषय होता है दोस्तों। आगे की वीडियो में हम तीसरी यूनिट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आपको आगे किस लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग ही एक और वीडियो लेके आएँ। तीसरी वीडियो में करेंगे दोस्तों पार्ट 3 में प्रमुख नाटककार एवं उनके नाटक।